1, booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roger, roll, Discovery. 54 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए सोने के कंगन बेच दिए गए। रामेश्वरम में उनके परिवार और टीचर्स ने उनके भाग्य को जो शक्ल दी थी, उसे निखारा एरोनॉटिक्स एजुकेशन में भारत के पायनियर प्रोफेसर नटेसन श्रीनिवासन ने। उन्होंने अपने इस स्टूडेंट को उसके 3rd ईयर सबमिशन के दौरान एक झटका दिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम को एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के लिए 30 की बजाय सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया। उनकी स्कॉलरशिप खतरे में पड़ गई थी। कलाम साहब ने एक बात मुझे बड़े साफ तौर पर बताई, बिना गुरु के आप जीवन में एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये गुरु कोई स्टैटिक फंक्शन नहीं होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन जीवन में गुरु का होना हमेशा जरूरी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, तो चाहे MIT में उनके टीचर प्रोफेसर श्रीनिवासन हो, चाहे विक्रम साराभाई हो या सतीश धवन, उनके जीवन में कोई ना कोई टीचर हमेशा मौजूद रहा। जो बच्चा फ्लाइट्स के बारे में सोचता हुआ बड़ा हुआ, उसने कागज पर अपना बेहतरीन एयरक्राफ्ट डिजाइन बनाया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यंग इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट्स उड़ाने के लिए अप्लाई किया। हालांकि वो पास नहीं हुए, लिस्ट में उनका 9वां नंबर था। इंडियन एयरफोर्स ने ऊपर वाले 8 कैंडिडेट्स को चुन लिया। इस नाकामी का एक दूरगामी असर हुआ और इसने रचा उस शख्स को जिसे आज हम जानते हैं। अगर आप जादू हो गया। दुनिया और पूरे यूनिवर्स ने आजाद का खूब साथ दिया। कायनात ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जो उन्हें तरक्की की सीढ़ियों पर बढ़ाता चला गया। भारत को आजाद हुए करीब 15 साल ही बीते थे। ऊंचाई तक उड़ने की जबरदस्त ख्वाहिश रखने वाले किसी भारतीय के लिए ये दौर बिल्कुल सही था। कलाम आजाद भारत के बाद की हस्ती है। जिस समाज का अंग्रेजों ने शोषण किया था, वो ये भी लगा कि वो समाज में सामान्य लोगों की तरह भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई 1962 में यंग साइंटिस्ट की खोज में थे, यानी अपने जैसे भारतीयों की तलाश में जो भारत को एस्केप वेलोसिटी पाने और स्पेस में पहुंचने में मदद करे। कलाम ने अर्जी डाली और वो स्वीकार हो गई। अगले 15 साल तक वो मिसाइल सिस्टम्स बनाते रहे। वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। और शायद उन्हें पता ही नहीं था कि भारतीय सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने वाले रॉकेट्स ही बतौर साइंटिस्ट उनकी सबसे बड़ी नाकामी बनने वाले थे। T-6 1979 मैं SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मिशन डायरेक्टर था। T-5 मेरा मिशन है सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाना। इसके लिए हजारों लोग करीब 10 साल से काम करते रहे हैं। T-4 मैं लॉन्च पैड पहुंचा तो काउंटर चल रहा था, तभी कंप्यूटर ने लॉन्च करने से रोक दिया। T-3 मैं मिशन डायरेक्टर था, फैसला मुझे लेना था। T-2 प्रॉब्लम ये थी कि सिस्टम में एक लीकेज थी। T-1 फाइनली मैंने फैसला लिया। मैंने कंप्यूटर को बाईपास करके सिस्टम लॉन्च कर दिया। रॉकेट उड़ा, फोर्स
स्टेज रॉकेट की पहली स्टेज कामयाब रही, लेकिन सेकंड स्टेज में रॉकेट घूमने लगा और सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचने की बजाय हम इंसानों की लाइफ साइकिल का दूसरा छोर होता है जन्म। कुदरत इस प्रोसेस को लाखों सालों से निखारती आई है और हमें जन्म लेने में सिर्फ 40 हफ्ते लगते हैं। मां के गर्भ में कुछ सेल्स का शांत कस्बा है और एक ट्रेन यहाँ दिनमणि नाम का अखबार पहुंचाया करती है। अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे 10 साल के कलाम साहब रामेश्वरम में सबसे ज्यादा बिकने वाले इस अखबार को बांटकर अपनी फैमिली के खर्च में मदद करते थे। मेरे ही वो हर किसी से वाकिफ था, वो हमारी काफी मदद करता था। मेरा भाई एजेंट था और दिनमणि पेपर बेचता था। वो लोगों के घर अखबारें पहुंचाता, फिर घर आकर नहाता, नाश्ता करता और दूसरे कामों में लग जाता। वो काफी फुर्तीला था। वो बेटे थे नाविक जैनुल आबिदीन और आशी अम्मा के, जिन्हें प्यार से घर में आजाद बुलाया जाता, और वो काफी उत्सुक बच्चे थे। उन्हें जो भी जरिया मिलता उसकी मदद से वो अपने आसपास की दुनिया को खोजने को बेताब रहते। मानिकम की लाइब्रेरी उनकी एक पसंदीदा जगह थी और वहाँ वो ज्ञान की खोज में किताबों, अखबारों और मैगजीन्स को उलटते पलटते रहते। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन कई कनेक्शंस बना सकता है। कलाम साहब के बचपन की अगर बात करें, मानिकम की लाइब्रेरी के बाहर रामेश्वरम के आसपास की दुनिया में उस वक्त काफी उथल पुथल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप को तबाह करने के बाद एशिया की तरफ बढ़ रही थी। के जरिए वो कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते। अंधेरा बढ़ जाने पर उनकी माँ उनकी दुनिया रोशन कर देती। परिवार के लिए ज्यादा केरोसिन खरीदना शायद मुश्किल था, लेकिन आजाद के लिए ऐसा किया जाता। ये थरथराती लौ इस भविष्य के साइंटिस्ट को जैसे निखार रही थी। एक और कलाम साहब पैदा हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। लाखों करोड़ों में से कोई एक उनके जैसा बनता है। यानी उनके अंदर एक ऐसी महानता थी जिसने उन्हें वो बनाया जो वो थे। सुबह के साथ ही कुछ नया सीखने की संभावना जागने लगी। कोई हमें पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि किस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर कुछ अनोखा करने की चाहत जागी होगी। कोई ये नहीं बता सकता कि क्या नक्षत्रों ने खुद अपने आप को इस इवेंट के लिए ढाला था, कि क्या सूरज ने एक ड्रीमर के लिए बंगाल की खाड़ी को कुछ ज्यादा ही रोशनी बख्श दी। शायद एक पनप रही हस्ती को छूने के लिए हवा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, या शायद परिंदों की कोशिश उन्हें एक अमिट सपना देने की थी। इसका जवाब हमें खुद कलाम साहब के अल्फाजों से मिलता है, उनकी लेगेसी से, उनकी किताबों से, उनके भाषणों से। जब मैं सिर्फ 10 साल की उम्र का था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। मेरे एक टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वो मुझे बताते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने मुझे थ्योरी बतानी शुरू कर दी। हमने वहाँ सीगल्स और सी बर्ड्स को उड़ते हुए देखा। करीब 10-15 पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। वो पंख क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि पंखों को फड़फड़ाने से लिफ्ट मिलती है। वो दिशा कैसे बदल रहे थे? किसी पक्षी के लिए। उस दिन मेरे टीचर ने मुझे ये बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो होना चाहिए फ्लाइट से जुड़ा हुआ। कई बार इमेजिनेटिवनेस रोज रोज की एक्टिविटीज पर निर्भर होती है। लोग आएंगे, जो ड्रीम है वो कहाँ से ट्रेन होके आ रही है। ड्रीम एक कलेक्टिव फॉर्म में काम करता है। जो राइट साइड का हेमिस्फीयर है वो हमें विजुअलाइजेशन की पावर देता है। जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब एरिया है और जो हमारे प्रीफ्रंटल लोब एरिया है
ये दोनों पूरे दिन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब भी कोई चीज ऐसे हमारे जहन में बैठ जाती है तो ब्रेन के अक्सर लोग एरियाज में लगातार उन चीजों को हम देखने लगे, पूरे न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं, हमेशा उसी चीज को ढूंढते हैं जिसका आपने सपना देखा है। ये जो प्लास्टिसिटी है ब्रेन की, ये थॉट उन न्यूरॉन्स के अंदर फील होगी कि हो सकता है, और जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो उस लैंग्वेज से ट्रेन हो गए। पूरी लाइफ टाइम वो न्यूरॉन्स जो इनिशियली ट्रेन हुए न्यूरॉन्स हैं इतना ब्यूटीफुली काम करते हैं कि वो आपको ठीक है और भारत के यूथ आइकॉन को रच दिया।